जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी की आज की क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारे क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, उसका एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करना, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार 5 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसकी हम लोग आज व्याख्या करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे और इसे किस तरीके से प्राप्त किया जाता है इसका थ्योरी, वो सब चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। हमें इसका टॉपिक का नाम क्या है, तो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 में एफ बराबर 1 में बी प्लस का 1/u, इसे ही कहते हैं दर्पण सूत्र। यानी कि वैसा सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी, या ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध को दर्शाता है, उसे हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो इसे कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, मतलब वैसा सूत्र जो किसी दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी में संबंध को बताए, उसे कहते हैं उत्तल ये दर्पण सूत्र। और इस दर्पण सूत्र को हमें सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना करके देखते हैं। फिगर किस तरीके से बनेगा, तो हमें प्राप्त करना है उत्तल दर्पण में इस तरीके से क्या बनाना है हमको, उत्तल दर्पण मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उभरा हुआ। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह ये उभरा उठा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, जिसे कहते हैं दूसरा नाम मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद इसके सामने हम कोई वस्तु एक रखते हैं, जो कि कौन सी वस्तु है, ए बी वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है। और इसका हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई है मुख्य फोकस इसका एफ, और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र सी, इस तरीके से। और हम मानते हैं कि इससे प्रकाश की किरण इस तरीके से समांतर आपतित होती है, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है। और उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक, जिसके कारण इसमें कहते गुजरती हुई मालूम पड़ती है। तो इस तरीके से हो जाएगी परावर्तित, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का कटना आवश्यक होता है। तो हम इससे एक और प्रकाश की किरण को लाएंगे, जिसे हम कहां पे कटवाएंगे, तो इस यहाँ पे इसको हम किससे मिला देंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला देंगे। इस उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला देंगे, जिसके कारण यह क्या करेगा, यहाँ पे इसको काटेगा। और जैसे ही यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। इस प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से इसका संरचना होगा कि जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब कहां पे बनता है, मुख्य फोकस एफ, तथा इसको कहते हैं हम लोग दर्पण का ध्रुव पी। दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके जो ऊपरी सिरा है इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे मिला देते हैं। किसके ऊपरी सिरा को, जो समांतर वाली प्रकाश की किरण है उसके ऊपरी सिरा को यहाँ पे मिला देते हैं। जहां पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे बिंदु ओ मान लेते हैं। दर्पण का द्वारक एम और एन, और इसके बाद ये दर्पण का ध्रुव पी, ठीक है। और ये जो जहां पर ये जो है ऊपर से जो हम लंब डाल रहे हैं, यह लंब इस प्रधान अक्ष पर जहां पर आता है उसे हम बिंदु मान लेते हैं डी, ठीक है। अगर इसे हम और गोल बनाते हैं तो यह थोड़ा और दूर जाता है, लेकिन ये प्रधान अक्ष पर ही कैसा होगा, लंबवत। इस तरीके से इसका फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है, ये इस तरीके से कि जब हम किसी भी, देखो ये प्रकाश, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब समांतर ये दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाता है तो उससे समांतर प्रकाश की किरणें आती है। यह समांतर प्रकाश की किरण यहाँ इस तरीके से आ रही है, और ये जैसे ही आएगा तो यहाँ पे दर्पण से क्या होगा, दर्पण समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस एफ से गुजरेगा, गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा, वापिस हो जाएगा। इसके बाद 2 बिंदु का कटना जरूरी है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एक किरण यहाँ पे आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे एक वस्तु का निर्माण बनेगा, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ए डैश बी डैश, ये। और उसके बाद हमने इस बिंदु ओ को बिंदु नीचे प्रधान अक्ष से मिला दिया। तो जब हम ओ को नीचे प्रधान अक्ष से मिलाएंगे तो ये यहाँ डी बिंदु पर इस तरीके से कट करेगा। ये कुछ नहीं है, ये जो है ये गलती से हो गया, तो इसको ध्यान में देना है। यहाँ पे हम ओ बिंदु से डी बिंदु पर ये एक लंब डाले हैं, तो इस तरीके से इसकी रचना हो गई। तो इसकी रचना में हम लोग लिखेंगे कि इसके बारे में हमने क्या क्या किया है। तो इसके फिगर के बारे में लिखेंगे, माना एक कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का द्वारक हमने कितना लिया है, एम एन। माना एक एम एन द्वारक, माना एक एम एन द्वारक का उत्तल दर्पण जिसके सामने ए बी वस्तु क्या की गई है, रखी गई है। ए बी वस्तु रखी गई
है, ए बी वस्तु रखी गई है, तो ए बी वस्तु के रखने के कारण क्या होता है, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए बी वस्तु रखी गई है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका काल्पनिक जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब कितना बनता है, ए डैश बी डैश, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है तो हमें क्या करना है, बनता है तो क्या करना है, हमें बनता है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 अपॉन में एफ बराबर होता है 1 अपॉन में जी प्लस का 1 अपॉन में जी, यहाँ पे जो है वो स्मॉल एफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सिद्ध करना है। ये थोड़ा मोड़ा हम संरचना लिख देंगे कि एफ एंड एक द्वारक है जिसका जो कि कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और इसके सामने ए बी वस्तु का हम लोग कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ पे कैसा, सीधा। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको कर देते हैं, तो ये हो गया ये चीज। अब हम इसके आगे लिखेंगे कि इसमें क्या चीजें होंगी, तो अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस सबको ये तो हमको बेसिक में लिखना है और फिगर बनाना है, उसके बाद चित्र के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखना है। अब हमें करना है इसका मेन कैलकुलेशन। अब होगा इसका मेन कैलकुलेशन, जिसे हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम इस दर्पण सूत्र 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमें एक प्रतिबिंब की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जगह छोटा होने के कारण हमने प्रतिबिंब को इस कागज पे क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे अटकेगा नहीं, जब इसका जरूरी होगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुजों को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में आएंगे। यहाँ पे हम लोग किस किस में आएंगे, त्रिभुज किस में, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, किस किस त्रिभुज में आना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, एक ए बी सी त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, ये ए, ये बी, ये हो गया सी। ए बी सी त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज लेना है, ए डैश बी डैश सी। ये रहा ए डैश बी डैश सी, यानी कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी। तो इस तरीके से हमको दो त्रिभुज लेना है, जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप सबको ये फिगर बना करके पहले रख लेना है, उसके बाद यहाँ पे हम ये दो फिगर इसमें से हम निकाल लिए। तो इस त्रिभुज में हम दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, दूसरा ए डैश बी डैश सी। दोनों त्रिभुज में देखते हैं तो यहाँ पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री, और यहाँ पे बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, जिस कोण को मापते हैं उसे हम बीच में रखते हैं। तो ये कोण है, इसको बोलेंगे ए बी सी। इस कोण को मापना है तो इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश सी कोण। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि कोण कौन सा, ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए डैश बी डैश सी के। क्यों, क्योंकि समकोण के कारण। क्यों, क्योंकि यह क्या है, समकोण है। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। उसके बाद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज या छोटे वाले त्रिभुज में एक कोण सी जो है वो कॉमन है, मतलब सी जो है वह ए बी सी में भी है और ए डैश बी डैश सी में भी है। यानी कि सी बिंदु का जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी बी कोण। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी बी कोण और छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश कहलाया। ठीक है, तो दूसरा नंबर कोण कौन सा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी बी और छोटे वाले त्रिभुज के लिए इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, ए डैश सी बी डैश। ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन है। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ के कारण या फिर उभयनिष्ठ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उभयनिष्ठ के कारण ये दो बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, किसी दो त्रिभुज है, यहाँ पे दो त्रिभुज में अगर दो कोण को हम बराबर कर देते हैं, एक हमने बराबर किया सी वाले कोण को जो कि यहाँ दिख रहा है उभयनिष्ठ के कारण, एक हमने बराबर किया बी बी डैश वाले को, तो दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि इसे हमने दो एंगल बराबर करके इसको किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से अभी क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का कोण आपस में बराबर है। तो कोण अगर आपस में बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके,
त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कोण कॉमन है। अगर दो कोण एक जैसा बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप। किस किस सिद्धांत से? तो एंगल समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इसकी संगत भुजा ये क्या कहलाएगा? लंब। और इसकी संगत भुजा ये लंब। तो दोनों का लंब आपस में समानुपाती होगा, यानी कि ए बी जो है वह समानुपाती होगा ए डैश बी डैश के। और इसका समानुपाती भुजा आधार और इसका समानुपाती भुजा आधार दोनों में क्या हो जाएगा? समानुपाती। बड़े वाले त्रिभुज का आधार और छोटे वाले त्रिभुज का आधार भी क्या होगा? समानुपाती। बड़े वाले त्रिभुज का आधार का मान कितना है? BC। और छोटे वाले त्रिभुज के आधार का मान कितना है? B डैश C। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम आएंगे दूसरे वाले चित्र में। अब हम आएंगे किसी और चित्र में। तो यहाँ पे हम देखते हैं चित्र को। यहाँ पे अब एक और चित्र अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो है ये वाला O और D, O और D, OD और नीचे में यहाँ पे क्या है? ये है F, ODF। और यहाँ पे इसके बीच में कौन सा बिंदु है? B डैश बिंदु है। कौन सा बिंदु है? B डैश। और यहाँ पे एक इस तरीके से कौन सा है? A डैश। ठीक है, तो ये त्रिभुज हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये OD और ये यहाँ से B और ये F फिर O। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, OB A डैश B डैश OD A डैश B डैश और F। इस वाले त्रिभुज में हम लोग आकर के क्या करते हैं? बात करते हैं। तो ये फिगर आपसे बता करके रखिएगा और साइड में देखते चलना है। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें कौन कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज किसमें? ODF तथा कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज A डैश B डैश F में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। तो इसको हम लिख लेंगे कोण कौन सा? कोण OD और F बराबर होगा किसके? कोण A डैश B डैश F के। कोण A डैश B डैश F के। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। तो D और B डैश, D बीच में जो होता है वही उसका कोण का मान होता है। तो D और B डैश आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर हम आगे और देखते हैं तो यहाँ भी कौन सा कोण कॉमन है? F। बड़े वाले त्रिभुज के लिए OFD कोण हो जाएगा OFD और छोटे वाले त्रिभुज के लिए A डैश F B डैश A डैश F B डैश हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कोण OFD बराबर होगा किसके? कोण A डैश F B डैश के। क्यों? क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ है। क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो वो एंगल समरूपता से क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल समरूपता। एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ODF समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F के। ठीक है, त्रिभुज जो है ये बड़ा वाला ODF बराबर समरूप हो जाएगा A डैश B डैश F के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती। तो संगत भुजा समानुपाती कहने का मतलब है इसका लंब किसका लंब? इसका लंब इसके लंब के अनुपात में समानुपात होगा। तो यानी कि OD बटे का कौन सा? ये वाला A डैश B डैश बराबर होगा किसके? बड़े वाले का आधार बटे का छोटे वाले का आधार। तो बड़े वाले का आधार DF, बड़े वाले का आधार DF बटे में छोटे वाले का आधार कितना है? DF B डैश F। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका मान? OD। यहाँ पे अगर हम फिगर में मान देखते हैं यहाँ पे जो है ये OD बराबर है किसके? AB के। यहाँ पे हम देखते हैं तो पता चलता है OD बराबर है AB के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि क्या कौन बराबर है? OD बराबर है किसके? AB के। OD बराबर है AB के। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा OD बराबर है किसके? AB लंबाई के। तो OD बराबर है AB लंबाई के। तो यहाँ पे OD के जगह पे अब क्या हो जाएगा? AB बटे का क्या हो जाएगा? A डैश B डैश बराबर का DF बटे का B डैश F। इस तरीके से। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इसको समरूप ही कर रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं आगे। ठीक है, ये इतना प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो D बिंदु है, ये जो D वाला बिंदु है, ये D वाला बिंदु क्या है? यहाँ पे रख के
ये जो डी वाला बिंदु है वह डी वाला बिंदु पी के क्या है, सन्निकट है। इस चीज को लिखेंगे क्योंकि ये सारी रचनाएं अति सूक्ष्म जगह में होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी जो है बिंदु पी के, डी कॉमा किसके, डी जो है पी बिंदु के सन्निकट है। डी जो है वो पी बिंदु के सन्निकट है। जब दोनों काफी निकट होगा तो ये जो है डी एफ की दूरी, कौन सी दूरी, डी एफ, जो ये हम डी एफ दूरी ले रहे थे वह किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। ठीक है, कौन सी दूरी, डी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। क्यों, क्योंकि डी एफ और डी और पी काफी निकट है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डी से एफ तक चले या फिर पी से कहां तक चले, एफ तक, दोनों दूरी बराबर होगी क्योंकि ये दोनों काफी नजदीक स्थित है, यानी कि डी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइड सन्निकट है इसीलिए, सन्निकट है इसीलिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पे हो जाएगा डी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। ठीक है, ये जो हमारा डी एफ दूरी, इतना दूरी डी एफ है वो हो जाएगा पी एफ के बराबर। और जब यह पी एफ के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, ए बी बटेगा। इसीलिए ये जब इसके बराबर है तो हमारा यहाँ पे ए बी बटेगा कितना है, ए डैश बी डैश तो है ही, और बराबर यह किसके हो जाए, डी एफ दूरी किसके बराबर हो गई, पी एफ की दूरी के बराबर, और बटे में कितना हो गया, बी डैश एफ हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कौन सा समीकरण, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का हम देखते हैं तो एलएचएस बराबर है, तो इसके आरएचएस को भी क्या कर लेंगे बराबर। कौन कौन से समीकरण से, समीकरण फर्स्ट और किससे, सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आरएचएस कितना है, बीसी बटेगा बी डैश सी बराबर हो जाएगा पीएफ बटेगा कितना है, बी डैश एफ। ठीक है, अब इसको अब हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे सबका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, इसको फिगर को देख देख करके। ठीक है, बीसी के बीच की दूरी को हम कैसे निकालेंगे, तो बीसी टोटल दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है सबको हम सही से लिखेंगे। तो ये जो है दर्पण के ध्रुव P से लेकर के ये प्रतिबिंब A डैश B डैश प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम कहते हैं V, इसको हम लोग कहते हैं V। और F के P से लेकर के ये फोकस F तक के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल f से। दर्पण के ध्रुव P से वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी, जिसे हम दर्शाते हैं u से। ठीक है, और उसके बाद ये दर्पण के ध्रुव P से कहां तक, वक्रता केंद्र C तक की दूरी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल R से। तो ये सब दूरी हमको पता रहता है, इसके अलावा कोई दूरी पता नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है BC के बीच की दूरी हमको क्या है, पता नहीं है, लेकिन हमको BP पता है और PC पता है। तो हम जो ये हमारा क्या है BC है, ये जो हमारा क्या है BC है, इसको हम तोड़ लेंगे दो भाग में, एक BP प्लस का PC। इस BC को हम लोग क्या लिख देंगे, BP प्लस का PC, और बटे में क्या है, तो B डैश C, B डैश ये रहा और C ये रहा। B डैश से C के बीच की दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये रहा, देखो इस तरीके से, ये P है, यहाँ पे B डैश है, यहाँ पे C है। हमको इस टोटल की दूरी नहीं पता है कि किसके किसके बीच की दूरी, B डैश से लेकर के C के बीच की दूरी नहीं पता है, लेकिन अगर हम PC में से PB डैश को घटा लेंगे, क्योंकि हमको PC के बीच की दूरी, PC की दूरी पता है, और किसकी भी दूरी पता है, PB डैश की दूरी हमको क्या है पता है। क्यों, क्योंकि ये कितना है B। ठीक है, PB डैश की बीच की दूरी कितनी है, B। तो हमको जो दूरी पता है उसमें इसको चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, PC माइनस का कितना आ जाएगा, PB। अब इसको हम आगे मिटाएंगे, आगे क्या है PF, P से लेकर के F, दर्पण का ये क्या है फोकस, तो हो जाएगा फोकस दूरी। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे सबका मान रख लेंगे बटे में। इधर कितना है B डैश F को कैसे निकालेंगे, तो वही PF में से हम लोग PF में से हम घटा लेंगे B डैश F, इतना दूरी हमको चाहिए, तो हम टोटल में से PB को क्या कर लेंगे, PB डैश को हम लोग घटा लेंगे। ये सारा काम हमको क्या करना है, फिगर से देख करके करना है। हमको निकालना किसका मान था, यहाँ पे B डैश F का मान निकालना था। ये रहा B डैश और ये रहा F, इसके बीच की दूरी पता हमको नहीं है, लेकिन हमको PF की बीच की दूरी पता है। तो हम PF में से BP को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे PF माइनस किसको करेंगे, PB डैश
पी एफ ये रहा और पी बी डैश ये रहा, इन दोनों को घटा लेंगे तो हमको इसके बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम घटा करके इसको निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आगे सबका मान रखेंगे किससे, चिन्ह परिपाटी से। किससे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से हम क्या करते हैं, जानते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, तो यहाँ पे सारी की सारी दूरी आगे की ओर मापी जाएगी केवल और केवल प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी को छोड़ के, यानी कि सारी दूरी प्लस में होगा, केवल वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। अब हम सबका मान रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, इसको रखते हैं यहाँ पे, सबका मान रखेंगे। बीपी, बी से लेकर के पी के बीच की दूरी है माइनस का यू, सही, प्लस पीसी, पी से लेकर के सी के बीच की दूरी है, यहाँ पे कितना है, पी से लेकर के सी के बीच की दूरी को हम कहा है यहाँ पे आर बटे में पीसी, पीसी को भी हमने देखा कितना है आर, माइनस का पीबी, पीबी पी बी जो कि है प्रतिबिंब दूरी कितना है वी, ये हो गया बराबर पी एफ, ठीक है। यहाँ पे कितना है पी एफ, यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा एफ बटेगा, यहाँ पे नीचे में कितना है पी एफ, ये भी हो जाएगा फोकस दूरी, माइनस का पी बी डैश, पी बी डैश जो कि है प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, ठीक है। पी बी डैश, पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी जो कि हो जाएगा माइनस का वी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, R बराबर होता है 2f, R बराबर क्या होता है 2f। अब इस R के इसमें जितना भी R है सबकी जगह पे 2f रखेंगे। ये R को हम पहले लिख लेते हैं, तो R पहले आ जाएगा, तो R की जगह पे हमको कितना लिखना है 2f, माइनस का कितना है u, ठीक है, बटे में R माइनस v, R के जगह पे हमको कितना रखना है 2f, और इधर माइनस का कितना है v बराबर का f बटे का f माइनस का v, f माइनस का v। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस टोटल का गुना होगा इस टोटल से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2f माइनस का u, और इसमें गुना होगा f माइनस का v से, बराबर इधर जो f है उसमें गुना होगा इस वाले से, नीचे वाले से, तो इधर कितना है 2f माइनस का v। अब इस सबको हम गुना करके लिख लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2f को f से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, उसके बाद 2f को हम v से गुना करेंगे तो इसका कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2fv, तो कितना हो जाएगा 2fv। u को हम f से गुना करेंगे तो माइनस, और इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस uf, ये हो जाएगा कितना uf। अब हम u और v को गुना कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस, u और v को गुना कराएंगे तो आ जाएगा uv बराबर f और f 2f को गुना कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2f स्क्वायर, और फिर यहाँ पे f का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और f को b से गुना कराएंगे तो हो जाएगा fv, इस तरीके से। अब हम देखते हैं इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में, और बराबर के दूसरे साइड भी ये प्लस में, तो प्लस इधर लाते तो माइनस में आता और घट के खत्म हो जाते, तो हम पहले खत्म कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे 2fv को सही से लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इस साइड है 2fv और u, इसको हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो बराबर के LHS में यहाँ पे क्या है uv, इसको uv लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है माइनस का uf, माइनस का कितना है uf, ठीक है, जो कि बराबर है किसके, इस माइनस के 2fv, माइनस का 2fv को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2fv में चेंज हो जाएगा, और इधर पहले से माइनस का 1fv है, माइनस का 1fv, और जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा uv माइनस का uf बराबर 2fv में से 1fv घटाएंगे तो बचेगा 1fv। अब क्या करेंगे दोनों तरफ, इसके बाद दोनों तरफ uvf, दोनों तरफ किससे भाग कर देंगे uvf से भाग करने पर, जब हम दोनों तरफ uvf से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से uvf से क्या करेंगे भाग, हमारा समीकरण क्या है, जो समीकरण है उसमें uvf से भाग करेंगे, इधर है uv, इसमें भी भाग करेंगे uvf से, और माइनस uf, इसमें भी भाग करेंगे uvf से, बराबर के उस साइड है fv, इसमें भी भाग करेंगे uvf से, दोनों तरफ LHS RHS में हमको uvf से क्या करना है भाग करेंगे तो uf कटेगा, uv कटेगा, uv कटेगा, u कटेगा, f कटेगा, और इधर कितना बचेगा f कटेगा और v कटेगा। अब जो बचा उसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 में f माइनस का 1 में v बराबर कितना आ गया 1 में u। अगर इसी माइनस के v को उधर भेज देंगे तो 1 में f
ठीक है। 1 में एफ बराबर होगा माइनस का 1 वी, उधर जाएगा तो प्लस का 1 वी हो जाएगा, और इधर पहले से प्लस का 1 वी है, और इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र, जो कि अभी शुरू में बताया गया था। तो यही होता है हमारे दर्पण सूत्र का निरूपण, मतलब दर्पण सूत्र को किस तरीके से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, बस इस फिगर को समझना है। अगर इस फिगर में समझ जाते हैं हम सारी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग दो त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करते ही हम लोगों को क्या हो जाएगा, फिर ये मान निकाल लेंगे, प्लस माइनस जोड़ घटा करके उसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान रख देंगे। तो बस इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद लास्ट में जो भी आएगा उसमें हम यूवीएफ से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा जो इसका जो अब ये उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त कर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो टॉपिक है वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें बताएं और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझे। अब मिलते हैं हम लोग अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।